बहुत आदरणीय पूनम मैम, मेरी मौसी जैसी, मेरी गुरु समान कवि कथाकार आलोचक, उनसे आग्रह करूंगी कि गीतिल रातें पर अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मेरी बधाई और शुभकामनाएं इस किताब के लिए। और इसकी जो कविताएं मैं देख पाई हूँ वो पूरी तरह तुम्हें जिस तरह से देखती हूँ वही तुम कविताओं में हो, या कविताएं जैसी हैं वही तुम साक्षात हो। और दृश्य लड़ाइयाँ कई कई मोर्चे पर लगातार करने वाली और युद्धरत रहने वाली कवित्री, भाषा और भाव तुम्हारे भीतर मुझे लगता है इन्हें पढ़ते हुए कि जैसे एक साथ हाहाकर बहुत चीज़ें एक साथ आती हैं और फिर उसे संभालना कितना कठिन हो जाता है। उस स्थिति में एक कविताएं, किसी भी कविता से मैं गुजरती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि एक तरह कई कई धाराएं एक साथ आ रही हैं और वो सागर की तरफ फिर हराती हुई और आगे बढ़ती हुई हाहाकार करती हुई और बहुत कुछ आगे बढ़कर फिर पीछे लौट जाती है। तो आना और जाना, एक आरोह और अवरोह, दोनों इन कविताओं के भीतर मुझे लगता है। सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इसका शीर्षक तुमने गीतिल रातें कैसे रख दिया, इतनी मतलब उठा पटक। दरअसल इसका श्रेय बहुत हद तक संजय भैया को जाता है। बातों ही बातों में गीतिल रातें, दरअसल गीतिल रातें इतना सॉफ्ट नाम, और रातें तुम्हारी जब गीतिल हैं और इतना घमासान तुम्हारे भीतर मचा हुआ है, वैसे में ऐसी रातें किसी के लिए बहुत कठिन है। मतलब और शीर्षक को लेकर मैं बहुत बार सोची इन कविताओं से गुजरते हुए कि इसका शीर्षक तुमने जब रखा तो इसकी पंक्तियों को मैं पहले शीर्षक के इस कविता को पढ़कर ही मैं सोचना चाहिए कि इसकी शीर्षक की सार्थकता कहाँ सिद्ध होगी और किस रूप में सिद्ध होगी। तो मुझे लगा कि टेढ़े मेढ़े गीतों के आड़े तिरछे बोल गाकर गुनगुनाकर गुजार दिया जाए जैसे दर्द भरा समय। तो शुरुआत यहाँ से होती है। तो आड़े तिरछे और टेढ़े मेढ़े सारे गीतों को तुमने एक तरह से सोचो कि पोटली बांधकर और अपने सिरहाने रख लिया, और तब यह गीतिल रातें तुम्हारे भीतर एक आशा, एक उम्मीद की तरह आती है और आगे के लिए तुम अपने को तैयार करती हो। शीर्षक को मैंने इस रूप में समझा। यह मेरी छोटी सी समझदारी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। हाँ, तो मुझे ऐसा आपकी पंक्ति इनकी इसकी पंक्ति को सिद्ध कर रही है जो आपने बोली है। बोलने दो ना, जो में ऐसे करोगे ना ना बात हो रहा, बोलने दो। ये उसी का नहीं, क्रम भंग मत करो जबरदस्ती। अपने समय नहीं बोले तो बीच बीच में बोलता रहेगा। आप क्रम जल्दी से एक पंक्ति बता। ना, या कोई बोलेगा तो हम चल देंगे। अच्छा, बोले वही बात देखिए, बोले उसी बात तुमने इसी कविता में लिखा कि मध्य वर्ग की समस्या यहाँ से शुरू होकर विकराल हो जाती है। उसे खरीदना है मेडिकल इंश्योरेंस, तमाम कंपनियां बेच रही हैं और लिखनी है कविता। अब यहाँ ही देखो कि किस तरह की मनस्थिति है। एक और अपने जीवन को बचाने की जद्दोजहद, मेडिकल इंश्योरेंस की बात, और दूसरी तरफ ये कौन सी कविता है? गीतिल रातें। मैं वही कहती हूँ कि इस घमासान के बीच इस शीर्षक तक पहुंचना किसी भी कवि के लिए बहुत कठिन रहा होगा, और तुम वहां तक जाती हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर की संभावना, अपने भीतर की उम्मीद को, एक तरह से अदम्य जिजीविसा को बचाती हो। इस शीर्षक को मैंने इस रूप में समझा। फिर तुम्हारी एक कविता से मैं अपनी बात रखती हूँ, चूंकि बसंत का मौसम है, और तुम्हारी एक कविता है शब्द और मौसम। बसंत इन दिनों बहुत खूबसूरत एक शब्द, इन दिनों बसंत एक खूबसूरत शब्द है। यह तुम लिखती हो, लेकिन तुम बसंत को किस रूप में देख रही हो? देख रही हो कि कुछ फूल पत्तों का बना हुआ भयानक धूल और गर्द के बीच सरकारी इमारतों के उद्यानों के गमलों में कैद, और कुछ तो लटक ही जाता है मौसम लोगों के घर की चारदीवारों पर, है ना? और शहर अब ईंट की एक भट्ठी है। सही बात है। इस इमारती जंगल में बसंत को
इस रूप में, जिस रूप में तुम यहाँ रख रही हो, और तब उसे फिर कहती हो कि बहुत खूबसूरत शब्द है वसंत। तो फिर तुम्हारे भीतर मैं देखती हूँ कि एक जद्दोजहद, एक उठा पटक, एक घमासान हर कविता के भीतर है। और तब फिर कहीं से कुछ उठा लेने का कि कंकड़ पत्थर सब मतलब इमारती जंगल के बीच भी अगर कोई ऐसा पत्थर है जो आग अग्नि पैदा कर सकती है, क्योंकि तुमने कहीं लिखा है अपने उस आग को बचाने की बात। कहा एक कविता जो जिसमें तुमने लिखा है कि हाँ, जैसे त्रिमात्रिक छंदों की सारी मात्राएं, इस कविता में तुमने लिखा है कि थामे रहो अपनी आग और पगाओ संगीत। तो मैं उस वसंत को यहाँ लाकर जोड़ना चाहती हूँ कि कविता वह जो अपनी ताल में तुम्हें समा ले, जब तुम बेमन हो, उस राग में प्रवेश को कोई छंद नहीं हो, तब मुक्त छंद हो कविता। और इस तरह से अपने को मुक्त करना और अपने भीतर एक उम्मीद को पालना, इस तरह मतलब अपनी बहस, अपनी दलील में एक उत्तर खड़ा कर देना, एक उत्तर खड़ा कर देना आपकी जबान पर कहकर कि चुप रहो, थामे रहो अपनी आग और पगाओ संगीत। और अगर अति आवश्यक हो जाए प्रतिरोध कविता के कथ्य का, तो उस खूबसूरत आविष्कार को हाथ में थामे। तो लगातार पंखुड़ी तुम अपनी सारी कविताओं में, छोटी छोटी कविताएं हैं इसमें और बड़ी भी कविताएं हैं एक दो, जिसमें प्रतिष्ठा के योद्धा, इस कविता को भी मैं पढ़ रही थी। तुमने पूरे आज के समय को इसमें उतार दिया है, उतार दिया है कि प्रतिष्ठित कौन है आज समाज में, किनको प्रतिष्ठा और उस रूप में इज्जत दी जा रही है। जो घूस के पैसों से गाड़ी में चलने वालों की प्रतिष्ठा, चोरी खुलेआम सरेआम मालामाल रहने वालों की भी प्रतिष्ठा, दूसरे के हकों की चोरी करने वाले, गरीबों के हाथ की रोटी और बच्चे के मुंह के निवाले की चोरी कर अमीरों को दावत देने वालों की भी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा है उनकी जो हत्याएं कर संपत्ति लूटते हैं, हथिया कर अधिकार जमाकर बैठ जाते हैं और खुलेआम। और तब तुम क्या कहती हो, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द हजार सवाल या निशान, सारा सब कुछ स्त्री के साथ। तो यह जो निजता का उल्लंघन है, एक आधी आबादी के पूरी संभावना और उसकी क्षमता को नजरअंदाज करने की बात है। अगर वह कहीं खड़ी हो रही है, अगर उसे कुछ मान सम्मान मिल रहा है, तो वहाँ भी उंगली दिखाकर कुछ और कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक कविताएं एक बड़ा फलक तैयार करती हैं। राजनीतिक समझ तो इन कविताओं में है ही, और हर जगह घर से लेकर और संसद तक की राजनीति इसमें प्रयोग होगा। तो इस पुस्तक पर मुझे जब मतलब लिखना है, तो मैं बहुत अधिक नहीं बोलना चाहूँगी, लिखने के लिए कुछ रखना चाहूँगी। और तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर बातें कही कि मेरा लिखना सार्थक हुआ। और अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर भी थक गए हैं, लेकिन सर को कहना है अब मैं एकदम प्रतीक्षारत हूँ। कवि के लिए बहुत बड़ा लम्हा होता है, उसकी सारी प्रूफ रीडिंग, रातों को जग जग के वो जो बेचारा मशक्कत करता है कि यहाँ से सारे रचनाकार हैं, सब उस दर्द से गुजरते हैं। इसलिए बहुत बड़ा क्षण है